Assalamu alaikum everyone. You are watching Jurist Tales and this is me Kainat Fatma. हमारी पास पेपर सीरीज़ जारी है और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करेंगे पास पेपर 2022 का। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे नोवेलिटी का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू पैटर्न लॉ ऑफ पाकिस्तान। अब हम पैटर्न ऑर्डिनेंस की वर्डिंग देखेंगे कि पैटर्न ऑर्डिनेंस किस तरह से नोवेलिटी को डिस्क्राइब करता है। तो बेसिकली पेटेंट ऑर्डिनेंस 2000 के सेक्शन 8 के अंदर नोवेलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। ये सेक्शन 3 सब सेक्शंस के ऊपर बेस्ड है। तो वन बाय वन हम इसकी वर्डिंग को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली नोवेलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। नोवेलिटी एक्चुअली है क्या चीज़। जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपने फर्स्टली अपना एक इंट्रोडक्टिव पार्ट बनाना है, एक इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ बनाना है जिसमें आपने एटलीस्ट अपने जो मेन सब्जेक्ट मैटर है आपके क्वेश्चन का उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मैटर नोवेलिटी है, तो नोवेलिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो नोवेलिटी एक ऐसी चीज को कहते हैं जो बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल ओरिजिनल हो और यूनिक हो, जिसको कोई नहीं जानता हो। ठीक है, तो हम इस ऐसी चीज को कहते हैं कि वो नॉवेल है। ठीक है, वो नोवेलिटी ही उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नोवेलिटी एक नाउन है। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल न्यू है, ठीक है, उस चीज को हम बोलेंगे नोवेलिटी। ये बेसिकली एक स्टेट ऑफ कंडीशन है जो किसी चीज को डिस्क्राइब करती है। अगर वो बिल्कुल न्यू है तो उस स्टेट को हम नोवेलिटी कहते हैं। अब हमारे सेक्शन 8 का सब सेक्शन 1 भी नोवेलिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, ये कह रहा है कि एक ऐसी इन्वेंशन जो बिल्कुल न्यू है और मतलब स्टेट ऑफ आर्ट का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, अब इसने कहा है कि स्टेट ऑफ आर्ट का वो पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी इन्वेंशन स्टेट ऑफ आर्ट का पार्ट नहीं है तो हम कहेंगे कि उसमें नोवेलिटी एग्जिस्ट करती है। अब स्टेट ऑफ आर्ट क्या चीज़ है, इस सेक्शन का सब सेक्शन 2 अब स्टेट ऑफ आर्ट को डिफाइन कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है सबसे पहले इसके क्लॉज ए के अंदर कि जो भी चीज डिस्क्लोज हो चुकी है पब्लिक के सामने, ठीक है, वो स्टेट ऑफ आर्ट बन चुकी है। कोई इन्वेंशन अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, उससे पहले अगर वो डिस्क्लोज हो जाती है पब्लिक के सामने तो वो नोवेलिटी के सर्कल से, बाउंड्री से बाहर आ जाएगी। अब पेटेंट राइट्स हासिल करने के लिए ये शर्त है कि जो भी आपकी इन्वेंशन है वो नॉवेल होनी चाहिए। ठीक है, वो स्टेट ऑफ आर्ट के बाउंड्री के अंदर नहीं आनी चाहिए, जब भी आप उसके ऊपर पेटेंट राइट्स क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आपके क्लेम से पहले ही आपकी इन्वेंशन एक्सपोज हो चुकी है पब्लिक के सामने तो डेफिनेटली अब वो स्टेट ऑफ आर्ट की बाउंड्री से बाहर चली गई है, तो अब आप उसके ऊपर पेटेंट राइट्स क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये जो पब्लिकेशन है ये डिफरेंट वे से हो सकती है। ये थ्रू रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन स्टेटमेंट्स के थ्रू भी हो सकती है, या थ्रू स्पोकन स्टेटमेंट्स के थ्रू भी हो सकती है। इवन अगर सोसाइटी में उस पर्टिकुलर इन्वेंशन का यूज़ हमें देखने को मिल रहा है कि मतलब पीपल उसका यूसेज मतलब हमें देखने को मिल रहा है, एग्जिस्ट करने लग गई है और डिफरेंट पीपल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अब वो इन्वेंशन जो है पब्लिक हो चुकी है। या फिर कोई और तरीका, कोई और वे जिसके थ्रू पब्लिक के सामने बस वो एक्सपोज हो चुकी है, तो हम कहेंगे कि अब वो इन्वेंशन पब्लिश हो चुकी है। अब क्लॉज बी के अंदर एक और कंडीशन बताई जा रही है जिसकी वजह से इन्वेंशन स्टेट ऑफ आर्ट के बाउंड्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हम उसको स्टेट ऑफ आर्ट कंसीडर करेंगे। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है एंड देन आप उसको रजिस्टर करवाने के लिए उसकी एप्लीकेशन आपने फाइल की है, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास। बट आपकी एप्लीकेशन से पहले ऑलरेडी एक एप्लीकेशन जा चुकी है और उस एप्लीकेशन के अंदर भी सेम वही कंटेंट मौजूद है जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि सिंपली ये आपका स्टेट ऑफ आर्ट के अंदर आ गया है क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ किसी ने एक्वायर कर ली है। अच्छा, अब इसी क्लॉज के अंदर कुछ मज़ीद क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही है कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो पब्लिश्ड हो चुके हैं अंडर सेक्शन 21। जब हम एक एप्लीकेशन पेटेंट हासिल करने जाते हैं और एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसका वेरी लास्ट स्टेज होता है टू पब्लिश दी डॉक्यूमेंट्स, टू पब्लिश दोज ऑल कंटेंट, ठीक है, जिसके ऊपर एक बंदा क्लेम कर रहा है। ठीक है, ये वेरी लास्ट स्टेज होता है। तो अगर अंडर सेक्शन 21 किसी प्रायर, ठीक है, यानी कि पहले किसी और इन्वेंटर ने वो एप्लीकेशन फाइल की एंड देन वो पब्लिश हो चुकी है, तो इसका मतलब है अब उसके ऊपर पेटेंट राइट्स उस प्रायर बंदे के हैं।
तो सिंपली अब आपके उसके ऊपर कोई राइट्स नहीं है। देयर इज़ नो एनी नोवेलिटी। अब क्लॉज सी के अंदर एक और कंडीशन बताई जा रही है कि ऐसी कोई चीज़, ठीक है, ऐसी कोई नॉलेज या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो ट्रेडिशनली डेवलप्ड हुआ हो, ठीक है, जो ऑलरेडी सोसाइटी के पोजेशन में हो, ठीक है, उनकी नॉलेज में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, तो आप उसके ऊपर भी पेटेंट हासिल नहीं कर सकते। लेट्स सपोज सोसाइटी में ऑलरेडी एक हर्बल रेमेडी है जो ऑलरेडी मतलब बहुत पहले से यूज़ होती आ रही है, ठीक है, एंड देन अचानक से कोई बंदा उठे एंड देन वो कहे कि ये तो मैंने इन्वेंट की थी, ठीक है, इसके ऊपर मुझे पेटेंट राइट्स मिलने चाहिए, या अब मैं इस लोकल जो रेमेडी यूज़ हो रही है इसको मैं ट्रेडिशनली इसको मैं बकायदा तौर पे ऑफिशियली अपनी फैक्ट्रीज में इंस्टॉल करके एंड देन वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, एंड देन इस पे मुझे पेटेंट चाहिए, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली इवॉल्व हुई है, ठीक है, ट्रेडिशनली डेवलप्ड हुआ है ये कॉन्सेप्ट। तो ये भी हम कहेंगे कि स्टेट ऑफ आर्ट बन चुका है, तो यहाँ पर नॉवेलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब सब सेक्शन 3 के अंदर बेसिकली एक्सेप्शन बताई जा रही है सब सेक्शन 2 की, कि अगर ये पब्लिकेशन, ठीक है, एक पब्लिकेशन इंटरनेशनल एग्जीबिशन के थ्रू हुई है, तो अब यहाँ पर 12 मंथ्स का टाइम है कि उन 12 मंथ्स के अंदर अंदर पेटेंट राइट्स क्लेम कर लिए जाएं, वरना ये स्टेट ऑफ आर्ट बन जाएगी। लेट्स सपोज मैंने कोई चीज़ इन्वेंट की है एंड देन मैंने उसको इंटरनेशनल एग्जीबिशन के अंदर एक्सपोज कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ 12 मंथ्स का टाइम है, 12 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने अपने राइट्स उस इन्वेंशन के ऊपर क्लेम करने हैं, अदरवाइज मेरी इन्वेंशन स्टेट ऑफ आर्ट बन जाएगी एंड देन कोई भी उसके ऊपर पेटेंट राइट्स क्लेम नहीं कर सकता। फर्दर इस सेक्शन के अंदर बताया जा रहा है कि जब आप पब्लिकेशन इस तरह से कर देते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, तो अब आपके पास राइट ऑफ प्रायोरिटी आ जाता है, ठीक है। अब डेफिनेटली जब एक बंदा उसने इंटरनेशनल फोरम पर एग्जिबिट कर दिए, ठीक है, अपनी पब्लिश कर दिए अपनी इन्वेंशन को, तो कोई और भी उसी इन्वेंशन को सेम कॉपी करके राइट्स क्लेम कर सकता है उस एक्चुअल इन्वेंटर से पहले जाकर। तो अब यहाँ पर राइट ऑफ प्रायोरिटी आ जाता है। अब राइट ऑफ प्रायोरिटी जो है वो कैसे देखा जाएगा, जिस डेट पर वो रजिस्ट्रेशन फाइल हो रही है, ठीक है, जिस डेट पर एप्लीकेशन फाइल हो रही है वो राइट ऑफ प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट ऑफ प्रायोरिटी वो है जिस डेट के ऊपर उसको पब्लिश किया गया है। तो सिंपली जिस बंदे ने पहले पब्लिश किया है उसके पास राइट ऑफ प्रायोरिटी आ जाता है। तो अब यहाँ पर कंट्रोलर की ड्यूटी आ जाती है कि अगर किसी एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही इन्वेंशन के ऊपर दो इन्वेंटर्स आकर क्लेम कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर कंट्रोलर ने चेक करना है कि राइट ऑफ प्रायोरिटी किसके पास है, देन कंट्रोलर उसी पर्सन को पेटेंट ग्रांट करेगा। अब कंट्रोलर कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि किसके पास राइट ऑफ प्रायोरिटी है, तो बेसिकली कंट्रोलर की यहाँ पर ड्यूटी है कि वो तमाम प्रूफ्स, तमाम एविडेंसेस को, तमाम डॉक्यूमेंटेशन को, हर चीज़ को कंसीडर करे, ठीक है, और उनको देखे, ठीक है, उनको देखने के बाद वो एक रिजल्ट की तरफ पहुंचे, ठीक है, एक नताइज की तरफ पहुंचे, एंड देन उसकी बेसिस पर वो रिकॉग्नाइज करे कि किसके पास राइट ऑफ प्रायोरिटी है। अच्छा, अब एडिशनली अब यहाँ पर देखा जाए राइट ऑफ प्रायोरिटी का एक और मसला जब आता है, जब एक इन्वेंटर फॉरेन लेवल पर जाकर, फॉरेन किसी कंट्री में जाकर पेटेंट क्लेम कर रहा होता है। अब एक बंदा है, उसने अपनी नेटिव स्टेट के अंदर पेटेंट क्लेम किए थे एंड देन उसको पेटेंट ग्रांट भी हो गए, ठीक है, पेटेंट ग्रांट हो गई, यानी कि उसकी अब इन्वेंशन पब्लिक हो चुकी है, ठीक है, पब्लिश हो चुकी है। अब वो पब्लिश हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब स्टेट ऑफ आर्ट बन गई है एंड देन वो किसी और कंट्री में जाकर उसके ऊपर पेटेंट क्लेम नहीं कर सकता। स्टिल वो बंदा किसी फॉरेन स्टेट के अंदर जाकर वहां पर भी अपने पेटेंट राइट्स को क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब एक नेटिव बंदा किसी और कंट्री के अंदर जाके अपने पेटेंट्स को रिकॉग्नाइज करवा रहा है, पेटेंट हासिल कर रहा है, तो अब वहाँ पर जो कंट्रोलर है उसकी ड्यूटी है कि वो देखेगा कि ये एक्चुअली वही इन्वेंटर है जिसके पास राइट ऑफ प्रायोरिटी है, या फिर ये कोई और बंदा है जो किसी और की इन्वेंशन को इसके ऊपर क्लेम कर रहा है, पेटेंट क्लेम कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर राइट ऑफ प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 के अंदर, जो कि लास्ट सबसेक्शन है इस सेक्शन का, इसमें इन्वेंटर को एक्सप्लेन किया जा रहा है। इन्वेंटर के अंदर कौन कौन से लोग आ जाते हैं जो बेसिकली
इन पेटेंट को हासिल कर सकते हैं, ठीक है, जिनको पेटेंट ग्रांट किया जा सकता है। इसमें एक तो वो बंदा जिसने एक्चुअली में इसको इन्वेंट किया है, ठीक है, जिसने एक्चुअली में उस इन्वेंशन को इन्वेंट किया है, ठीक है, वो एक इन्वेंटर है। जबकि एक प्रोप्राइटर, ठीक है, वो भी इन्वेंटर है। अब प्रोप्राइटर कौन होता है? सिंपली वो एक बायर है, ठीक है। यहाँ पर प्रोप्राइटर एक ऐसा बंदा है जो पेटेंट के राइट्स को खरीद लेता है। लेट्स सपोज सागर एक बंदा है जिसने एक बाईसाइकिल इन्वेंट की है, एंड देन कंपनी जो है सागर से उस बाईसाइकिल के तमाम पेटेंट राइट्स को परचेज कर लेती है। तो अब यहाँ पर कंपनी जो है वो प्रोप्राइटर है, ठीक है, उसको भी एज अ इन्वेंटर ही डील किया जाएगा। तो सिंपली हम अपने इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करें तो नॉवेलिटी क्या चीज़ है? नॉवेलिटी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल न्यू है, ठीक है, वो स्टेट ऑफ आर्ट नहीं है। और नॉवेलिटी क्यों ज़रूरी है कि जिसके पास नॉवेलिटी होती है उसी इन्वेंशन के ऊपर पेटेंट राइट्स क्लेम किए जा सकते हैं एंड उसी को ही ग्रांट किए जा सकते हैं। तो सिंपली हमने आज नॉवेलिटी का कॉन्सेप्ट देखा विद रेफरेंस टू पेटेंट ऑर्डिनेंस 2000। If still you have any query, you can ask in the comment box. So thank you for watching this video. Allah Hafiz.